बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। हमारा सब्जेक्ट है आज बायोकेमिस्ट्री का और इसमें हमारा टॉपिक था लिपिड्स का। बच्चों, लिपिड्स में हमने मुतवातर एक टर्म देखी थी। हमने देखा था कि रिपीटेडली एक टर्म यूज़ होती है जिसमें एसिड्स का लफ्ज़ यूज़ हो रहा है, जिसमें अल्कोहल का लफ्ज़ यूज़ हो रहा है। और फिर हमने ये भी देखा कि इनकी एस्टेरिफाइड फॉर्म को हम लिपिड्स कहते हैं। लिपिड्स के बारे में हमने इसकी कंपोजिशन देखी, जिसमें अल्कोहल शामिल है, जिसमें फैटी एसिड शामिल है। उसके हमने मुख्तलिफ टाइप्स देखे थे। हमने केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखी, उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ देखी थी। ह्यूमन लाइफ में, एनिमल लाइफ में, लिविंग बॉडीज़ पे इनके क्या क्या असरात मुरतब होते हैं, क्या क्या ये अपना रोल प्ले करते हैं, इनकी एक्टिविटीज़ क्या क्या होती है, ये सब हमने नोट की थी। फिर आपको एक असाइनमेंट भी दी गई थी जिसमें आपसे कहा गया था कि आपने फैटी एसिड देखना है कि ये क्या होते हैं, अल्कोहल्स क्या होते हैं, एस्टर्स क्या होते हैं, और लिपिड्स की एक्चुअल डेफिनेशन है वो क्या बनती है। लिपिड्स एक जनरल टर्म है जिसकी कंपोजिशन में फैटी एसिड और अल्कोहल शामिल होते हैं। आज हम देखेंगे कि इंडिविजुअल सेपरेटली यानी अकेले में फैटी एसिड का क्या रोल होता है। फैटी एसिड एलोन हो तो उसकी क्या क्या टाइप्स होती है, ये कहते किसे हैं, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, कंपोजिशन क्या होती है, इसकी अपनी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। और इन कॉम्बिनेशन, जब हमने इसका कॉम्बिनेशन देखा, इसकी कंपोजिशन देखी, जब ये दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ मिलता है, लिपिड्स बनाता है, तो वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। फैटी एसिड्स कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसके साथ हाइड्रोकार्बन की चेन एक अटैच होती है और इसमें एक टर्मिनल कार्बोक्साइल ग्रुप होता है। टर्मिनल कहते हैं आखिर में होना, यानी किनारे पे होना, किसी कोने पे होना। एक ऐसा स्ट्रक्चर जो कि मुश्तमिल है कार्बोक्सिलिक एसिड पर, यानी कार्बन, 2 ऑक्सीजन और 1 हाइड्रोजन, COOH। ऐसा फार्मूला जो कार्बोक्सिलिक एसिड पर मुश्तमिल हो, उसमें हाइड्रोकार्बन, उसमें हाइड्रोजन भी शामिल है, उसमें कार्बन भी शामिल है और इसमें एक टर्मिनल कार्बोक्साइल ग्रुप है, यानी कॉर्नर पे कार्बोक्साइल ग्रुप मौजूद हो तो उसे हम फैटी एसिड कहते हैं। स्पेशली एनी ऑफ दोज अकरिंग एज एस्टर्स इन फैट्स एंड ऑयल्स। एस्टर्स इन फैट्स एंड ऑयल्स ये हमने रिपीटेडली देखा है। हमने पिछले लेक्चर्स में बार बार दोहराया भी था कि ऑयल्स, एसिड्स जो होते हैं, अल्कोहल्स जो होते हैं और उनकी एस्टेरिफाइड फॉर्म जो होती है, उन्हें हम लिपिड्स कहते हैं। तो फैटी एसिड की अपनी डेफिनेशन में हमने देखा कि ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें हाइड्रोकार्बन शामिल है और कार्बोक्सिलिक एसिड शामिल है और कॉर्नर पे एक कार्बोक्साइल ग्रुप शामिल हो, तो इस इंडिपेंडेंट फार्मूले को, इस सेपरेट, इस अकेले फार्मूले को हमने फैटी एसिड का नाम दिया। फैटी एसिड्स का जनरल फार्मूला क्या होता है? ये एक ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिनका जनरल फार्मूला यानी एक अमूमी फार्मूला CH3 ब्रैकेट में CH2N, N यानी कि नंबर ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन कितने होंगे। यहाँ पे 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। और आखिर में आपने देखा एक टर्मिनल ग्रुप, यानी कॉर्नर पे, एक किनारे पे आपने ग्रुप देखा जिसको हमने कार्बोक्साइल ग्रुप का नाम दिया COOH। ये कॉर्नर पे मौजूद है। ये लास्ट वाला मॉलिक्यूल, ये लास्ट वाला स्ट्रक्चर मौजूद होता है कार्बोक्साइल ग्रुप। और इससे पहले आपने देखी ये हाइड्रोजन और कार्बन पर मुश्तमिल एक चेन है। CH3 स्टार्टिंग पार्ट है, कार्बोक्साइल ग्रुप लास्ट टर्मिनल पार्ट है और इसमें दरमियान में CH2 कितने नंबर्स पर मुश्तमिल होगा ये डिपेंड करता है। ये 2 भी हो सकता है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी हो सकता है। अच्छा, जितने CH2 के नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे उस फैटी एसिड का नाम चेंज हो जाएगा। उसका नाम ओलिक एसिड भी हो सकता है जो कि फैटी एसिड की एक टाइप है। उसका नाम स्टीयरिक एसिड भी हो सकता है। उसका नाम पामेटिक एसिड भी हो सकता है। वो सारा डिपेंड कर रहा होता है कि उसमें CH2 की कितनी मिकदार, कितनी क्वांटिटी शामिल है। और आमतौर पे इसकी रेंज होती है N की 2 से 28 तक, यानी कि मिनिमम ये N = 2 भी हो सकता है
और मैक्सिमम n इज़ इक्वल टू 28 भी हो सकता है। और इसकी खसूसियत आप नोट करें कि ये एक इवन नंबर होता है। आपने उर्दू में पढ़ा होगा कि कुछ ताक नंबर भी होते हैं, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, ठीक है। और जुफ्त नंबर भी होते हैं। जुफ्त नंबर को इंग्लिश में हम इवन नंबर्स कहते हैं। इवन नंबर्स में कौन कौन से हो सकते हैं? वो 2 भी हो सकता है, वो 4 भी हो सकता है, वो 6 भी है, 8 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है। और इसी तरह जैसा कि मैंने आपको बताया कि CH2N, N अगर 2 होगा तो उस फैटी एसिड का एक पार्टिकुलर नेम बन जाएगा। N अगर 4 होगा, पार्टिकुलर नेम अलहदा से फैटी एसिड का हो जाएगा। ये 6 होगा तो एक डिफरेंट नेम होगा, 8 होगा डिफरेंट नेम होगा। और कुछ नाम आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताए भी हैं मैंने कि वो पामेटिक एसिड भी हो सकते हैं जो कि एक टाइप है फैटी एसिड की, वो स्टीरिक एसिड भी हो सकता है, वो दूसरे एसिड्स भी हो सकते हैं। तो हमने देखा कि फैटी एसिड का जनरल फार्मूला जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन की एक चेन है और टर्मिनल ग्रुप इसका कार्बोक्साइल ग्रुप है। तो CH3 से यह स्टार्ट होगा। CH2 वेरिएबल है, वेरिएबल मीन इसका नंबर चेंज हो सकता है। और टर्मिनल कार्बोक्साइल ग्रुप है COOH। और ये N जो है ये वेरी करता है 2 से 28। और इसकी निशानी ये है कि ये हमेशा एक इवन नंबर शुमार होगा। फैटी एसिड्स की अब हम क्लासिफिकेशन देखने लगे हैं। फैटी एसिड्स आर क्लासिफाइड डिपेंडिंग अपॉन द सैचुरेशन। आगे बढ़ने से कबल मैं आपको एक सैचुरेशन की एक सादा सी एग्जांपल दे दूं कि सैचुरेशन कहते हैं गुंजाइश का ना होना, फुल पैक हो जाना, बंद हो जाना, क्लोज हो जाना। जैसे कि लेट्स सपोज कि आप में से किसी ने जिक्र किया या मैंने आपसे जिक्र किया कि मैं दुबई जो है वो फ़लाँ या मैं सऊदी अरब जो है वो फ़लाँ जॉब के लिए अप्लाई करना जा रहा हूँ, तो आम तौर पे हमें जवाब सुनने को मिलता है कि नहीं, आपकी फ़ील्ड में वहाँ बहुत ज़्यादा सैचुरेशन हो गई है। लेट्स सपोज कि कोई शख्स इंजीनियर है, वो चाह रहा है कि वो किसी दूसरे मुल्क में जाए या वो अपने मुल्क में किसी ख़ास इदारे में वो जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो आम तौर पे सुनने को जो जवाब मिलता है वो ये है कि सैचुरेशन बहुत ज़्यादा है, आपकी गुंजाइश शायद मुश्किल से निकले या आपको बहुत एफर्ट करनी पड़े। ये एक आम सा एक एग्जांपल आपको दिया सिर्फ सैचुरेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए। तो सैचुरेशन से मुराद ये होती है कि वो इलाका, वो जगह या वो वैकेंसीज़ फुल पैक है, उसमें गुंजाइश ना होने के बराबर है या उसमें गुंजाइश नहीं है। तो उसमें गुंजाइश क्रिएट करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अब हम इसी सादा सी एग्जांपल को सैचुरेशन के कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करते हुए जब हम आते हैं फैटी एसिड्स की तरफ, तो हम इसमें ये देखते हैं कि इसकी क्लासिफिकेशन में सैचुरेशन का लफ्ज़ भी इस्तेमाल होगा और अनसैचुरेशन का लफ्ज़ भी इस्तेमाल होगा। सैचुरेशन आपको अंडरस्टैंड हो गया और इसके बिल्कुल उलट रिवर्स में अनसैचुरेशन का लफ्ज़ होता है। सैचुरेशन किसी गुंजाइश का ना होना और अनसैचुरेशन मीन गुंजाइश का होना। अब हम इसको मज़ीद डिटेल अपने फैटी एसिड्स की क्लासिफिकेशन के हिसाब से देखते हैं। फैटी एसिड्स आर क्लासिफाइड डिपेंडिंग अपॉन दी सैचुरेशन। तो पहली टाइप हुई ऐसे फैटी एसिड्स जो कि सैचुरेटेड है, इन्हें हम सैचुरेटेड फैटी एसिड्स कहते हैं। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स आर फिल्ड, पैक्ड, लॉक्ड, कंप्लीट, सैचुरेटेड विद हाइड्रोजन, नो डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड उस वक्त क्रिएट होता है जब कोई गुंजाइश बाकी हो, जब किसी एटम ने अपनी वैलेंसी पूरी करनी हो और उसको कोई दूसरा एटम, मुख्तलिफ एटम अगर ना मिले तो वो नियर बाई एटम के साथ डबल बॉन्डिंग क्रिएट करता है। डबल बॉन्डिंग शो करती है अनसैचुरेशन को, और कोई डबल बॉन्ड अगर मौजूद ना हो दिस मीन के वो सैचुरेटेड है। दिस मीन के उस एटम के साथ मुख्तलिफ ऐसे दूसरे एटम्स मौजूद हैं जिनके साथ उसकी बॉन्डिंग फिल हो गई है, उसमें डबल बॉन्ड की गुंजाइश नहीं है। ये सबसे पहली निशानी, अहम निशानी आपने याद रखनी है कि सैचुरेटेड फैटी एसिड्स में सैचुरेशन होती है, ये फिल्ड होते हैं अपने हाइड्रोजन के साथ, इसमें किसी किस्म के डबल बॉन्ड की गुंजाइश नहीं होती है। अब दूसरी बड़ी निशानी, मोस्ट सैचुरेटेड फैटी एसिड्स आर स्ट्रेट हाइड्रोकार्बन चेन।
जब हम इनके स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि कार्बन और हाइड्रोजन की जो चेन है वो बिल्कुल स्ट्रेट है, उसमें किसी किस्म का कोई सर्कल नहीं है, किसी किस्म की कोई एम्बिग्यूटी नहीं है, उनके किसी किस्म के स्ट्रक्चर में डिफॉर्मिटी नहीं है। स्ट्रक्चर बिल्कुल लीनियर है। लीनियर कहते हैं एक लाइन में बगैर किसी रुकावट के, तो ये बिल्कुल स्ट्रेट चेन बनेगी। ये दूसरी अहम निशानी है। विद एन इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, हमने जैसे कि इस स्लाइड में जिक्र किया कि इसमें कार्बन के एटम्स हमेशा इवन नंबर्स में होंगे और वो 2 से 28 तक इस रेंज में फॉल करते हैं। द मोस्ट कॉमन फैटी एसिड्स कंटेन 12 से 22 कार्बन एटम्स। सबसे ज़्यादा अहम एग्जाम्पल्स जो हमें सैचुरेटेड फैटी एसिड्स में मिलती है, हमने पढ़ा स्टार्ट वो 2 से होते हैं और मैक्सिमम 28 तक जाते हैं, लेकिन 12 से 22 कार्बन एटम्स की जो कैटेगरी है ये मोस्ट डोमिनेंट है, मोस्ट प्रोमिनेंट है। आपको सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले सैचुरेटेड एसिड्स की जब आप लिस्ट देखेंगे तो उसमें कार्बन की तादाद या उसमें CH2 आगे ब्रैकेट में N जो उसके नंबर है वो आपको 12 से 22 के दरमियान में मिलेंगे। ये 3 निशानियाँ आपने याद रखनी है, क्योंकि जब हम अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स को पढ़ रहे होंगे तो हमें बहुत सारी चीज़ें सैचुरेटेड के अपोजिट में मिलेगी। सैचुरेटेड हमने किसे कहा? जो चीज़ फिलअप हो गई, जो एंड हो गई, जिसमें मज़ीद कोई गुंजाइश पैदा करना मुश्किल है, कोई डबल बॉन्ड इसमें मौजूद नहीं है। ये स्ट्रेट चेन है, ये एक लीनियर चेन है, एक लंबी चेन है जिसमें किसी किस्म का कोई इंटरप्शन, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जो है वो इवन होते हैं, ताक नहीं होंगे, जुफ्त तादाद में होंगे, 2, 6, 8, 12 इस तरह के डिजिट्स पर मुश्तमिल होंगे। और सैचुरेटेड फैटी एसिड्स में हमने ये देखा कि मोस्ट डोमिनेंट सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले जो फार्मूलाज हैं उसमें कार्बन की तादाद 12 से 22 के दरमियान फॉल कर रही होती है। ठीक है बच्चों, मुझे उम्मीद है यहाँ ये आपको स्लाइड क्लियर हो गई होगी। अब हम चलते हैं अगली स्लाइड पे, जिसमें अब हम पढ़ेंगे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स जिसमें डबल बॉन्ड की गुंजाइश मौजूद हो, जो कि अनफिल्ड हो, जिसके अंदर कुछ कार्बन जो है वो ऐसे होंगे कि जिनको जब जगह नहीं मिली दूसरे एटम्स के साथ तो उन्होंने डबल बॉन्ड क्रिएट करके कम से कम अपनी वैलेंसी को फुल कर लिया। ये चीज़ सैचुरेशन में नहीं होती, अनसैचुरेशन में पाई जाती है। मोनो अनसैचुरेटेड, मोनो मीन सिंगल अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैव 1 कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड। अब ऐसा स्ट्रक्चर आपको देखने में मिले जिसमें पूरे स्ट्रक्चर में सिर्फ एक जगह आपको कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड देखने को मिले और उसको हम नाम देंगे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की कौन सी कैटेगरी? मोनो अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड को हम फर्ज कर लेते हैं कि हमने डबल बॉन्ड को नाम दिया सैचुरेटेड का, अनसैचुरेटेड का सॉरी, और मोनो मीन सिंगल, यानी किसी एक ऐसी जगह पर स्ट्रक्चर में कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड मौजूद होगा जो कि मुख्तलिफ पोजीशन में, यानी उसकी कोई पोजीशन फिक्स भी नहीं होगी, वो किसी भी पोजीशन पर पाया जा सकता है। ईन्स का लफ्ज़ ENES, ईन्स का लफ्ज़ भी अनसैचुरेटेड के लिए ही बोला जाता है। ये वन एंड द सेम थिंग है। द मोस्ट कॉमन मोनो ईन्स, सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले डबल बॉन्ड वाले सिंगल मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, दे हैव अ चेन लेंथ ऑफ 16 to 22। इनकी लंबाई में कार्बन कितने तादाद में हो सकते हैं? वो 16 से 22 तक मुमकिन है। एंड अ डबल बॉन्ड विद द सिस कन्फिग्रेशन। सिस कन्फिग्रेशन को हम फिर बाद में कभी डिटेल से देखेंगे कि ट्रांस कन्फिग्रेशन क्या होती है और सिस कन्फिग्रेशन क्या होती है। इसको अपनी आसानी के लिए आप ये समझ लीजिए कि हमने मिरर कॉन्सेप्ट पढ़ा था, हमने आइसोमेरिक फॉर्म्स पढ़ी थी कि मेन स्ट्रक्चर जो है वो सेम होता है, लेकिन जब हम उसके कुछ फंक्शनल ग्रुप की डायरेक्शन को चेंज कर लेते हैं, कभी हम दाएं कर लेते हैं, कभी उसको बाएं कर लेते हैं, कभी उसको अल्फा पोजीशन पे ले आते हैं, कभी उसको बीटा पोजीशन पे ले आते हैं,
तो कन्फिग्रेशन मीन उसका स्ट्रक्चर, उसकी साख्त चेंज हो जाती है, लेकिन उसका मेन कॉन्सेप्ट जो है वो सेम रहता है। तो मोनोइंस में हमने ये देखा कि इसमें चेन की लेंथ जो है वो 16 से 22 तक कार्बन तक मुश्तमिल हो सकती है, और इसमें डबल बॉन्ड जो है वो मोस्ट प्रोबेबली सिस कन्फिग्रेशन में, यानी एक आइसोमेरिक फॉर्म में, एक डिफरेंट फॉर्म में मौजूद हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि ये एक स्ट्रेट लेंथ में हो, इसमें वो चेन गोल दायरे की सूरत में भी हो सकती है, या अनइवन फॉर्म में। अनइवन फॉर्म एक होती है इवन फॉर्म, लीनियर फॉर्म, यानी सीधी सादी एक लंबी सी चेन। अगर वो लंबी सी चेन ना हो, कहीं से वो नीचे की तरफ जा रही है और कहीं से वो ऊपर की तरफ जा रही है, यानी कि उसमें अगर स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटीज़ पैदा हो रही है, स्ट्रक्चर में डिफरेंस कुछ पैदा हो रहा है, तो वो हम उसको कन्फिग्रेशन का नाम देते हैं कि उसकी कन्फिग्रेशन चेंज है, लेकिन उसके नंबर ऑफ़ कार्बन और उसकी बाकी जो दूसरी स्पेशलिटीज़ हैं वो मेंटेन्ड है। तो बच्चों, हमने अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में देखा कि इसमें कहीं ना कहीं मुख्तलिफ पोजीशन पे कम से कम एक ऐसा कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड मौजूद होगा जिसकी पोजीशन डिफरेंट होगी। इसमें प्रोबेबली 16 से 22 तक कार्बन एटम्स, कार्बन हाइड्रोजन की जो चेन है उसमें कार्बन एटम्स इतने तादाद में होते हैं और वो सिस कन्फिग्रेशन में पाए जाते हैं। This means that hydrogen atom on either side of the double bond are oriented in the same direction. Either side यानी किसी भी साइड। इसके स्ट्रक्चर में जब हम देखेंगे तो उसे मालूम होगा कि हाइड्रोजन आइटम जो है, जो किसी भी साइड डबल बॉन्ड के किसी भी साइड पर अगर मौजूद है तो वो सेम डायरेक्शन में होगा। उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, उसका स्ट्रक्चर चेंज नहीं होगा, उसकी मूवमेंट चेंज नहीं होगी। ट्रांस आइसोमर्स, जैसे कि मैंने जिक्र किया था कि एक सिस कन्फिग्रेशन होती है। आइसोमर्स हम मिरर के लिए यूज़ करते हैं। अगर तो वो ट्रांस मिरर फॉर्म में मौजूद है तो इसकी इंडस्ट्रियल अहमियत है। हम लोग इंडस्ट्री में जब मुख्तलिफ प्रिपरेशंस कर रहे होते हैं तो हम लोग देख रहे होते हैं कि जैसे कि आपको एक पायरोक्सिकैम की एग्जांपल दी थी कि पायरोक्सिकैम अगर अल्फ़ा फॉर्म में है तो शायद इतना अच्छा पेन किलर साबित ना हो, लेकिन जब वो बीटा फॉर्म में होगा तो एक बहुत अच्छा पोटेंट मौसर पेन किलर बन जाता है। इसी तरह फैटी एसिड्स अगर अपनी ट्रांस फॉर्म में है, अपनी मिरर फॉर्म में है, मेन स्ट्रक्चर उसका उसके स्ट्रक्चर के जो कंपोनेंट्स हैं, नंबर है, वो सेम रह गए, लेकिन जब हमने उसकी कन्फिग्रेशन थोड़ी स्ट्रक्चरल चेंज की, आइसोमेरिक फॉर्म में लेके आए, तो इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत बन जाती है। कहाँ पे? इंडस्ट्री में हाइड्रोजनेशन के प्रोसेस के तहत। तो हम इसको पढ़ लेते हैं कि ट्रांस आइसोमर्स में बी प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग इंडस्ट्रियल प्रोसेसिंग। किस प्रोसेस में? हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड ऑयल्स एंड इन द गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक ऑफ द रूमिनेंट्स। यानी ये कुछ ऐसी मेडिसिन में भी इस्तेमाल हो सकते हैं जिनको हम तजर्बाती तौर पे एनिमल्स में देखते हैं कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, अनसैचुरेटेड ऑयल्स को अगर हम ट्रांस आइसोमर की फॉर्म में लेके आए और उसको मेडिसिनल पॉइंट ऑफ व्यू से या इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम उसका तजर्बा करना चाहें तो हम कर सकते हैं, और आमतौर पे इसके रिज़ल्ट अच्छे होते हैं। यानी जिस ऑब्जेक्टिव के तहत वो एक्सपेरिमेंट कैरी ऑन हो रहा होता है उसका रिज़ल्ट अच्छे निकलते हैं, अपना टारगेट वो पूरा कर रहे होते हैं। अब हम कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं कि अगर कोई सैचुरेटेड फैटी एसिड है, अगर वो शॉर्ट चेन में है, उसकी चेन छोटी है, चेन छोटी होने से मुराद उसमें कार्बन और हाइड्रोजन यानी नंबर ऑफ़ कार्बन्स थोड़े हैं। फॉर एग्जांपल अगर वो 4 से 10 तक है तो हम कह सकते हैं कि ये एक छोटी सी चेन है। अब हमें कैसे फिज़िकली कैसे पहचान होगी, तो उसमें आमतौर पे उसकी निशानी होती है कि उसकी स्मेल बैड होती है, लिक्विड फॉर्म में होते हैं, मिल्क फैट में पाए जाते हैं, जिसमें कार्बन 4 टू कार्बन 10 तक की चेन शामिल होती है, और चूँकि ये एक स्मॉल चेन है तो इजीली डाइजेस्टिबल हो सकती है। ये हमारे पास कुछ फिज़िकल आंखों देखी निशानियां हैं किसकी? सैचुरेटेड फैटी एसिड्स की, जिनकी चेन अगर छोटी है तो उसकी स्मेल अच्छी नहीं होगी, भली नहीं होगी। लिक्विड की सूरत में होंगे, आमतौर पे मिल्क फैट्स में पाए जाते हैं,
और आसानी से डाइजेस्ट भी हो सकते हैं। और अब हम चले इसके अपोजिट में, अगर एक चेन है वो लॉन्ग है, अगर वो सैचुरेटेड फैटी एसिड है, उसकी फिजिकल निशानी क्या हो सकती है, वो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड फॉर्म में होते हैं, एनिमल्स में पाए जाते हैं, प्लांट फैट्स में पाए जाते हैं। और इसके अपोजिट, चूँकि ये शॉर्ट चेन है आसानी से डाइजेस्ट हो गई, ये लॉन्ग चेन है जो कि आसानी से डाइजेस्ट नहीं हो सकती। फैटी एसिड्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। फैटी एसिड्स आर पोरली सोल्युबल इन वाटर, ठीक है, आप इनको वाटर इनसोल्युबल भी कह सकते हैं या वाटर पार्शली सोल्युबल भी कह सकते हैं अगर ये अपनी एसिडिक फॉर्म में होगी। और अगर ये वेयर एज दे आर रिलेटिवली स्टेबल एट पोटाशियम और सोडियम, अगर फैटी एसिड्स में पोटाशियम और सोडियम सॉल्ट्स मौजूद हैं तो ये निस्बतन मजबूत पोजीशन में होगी। और अगर अनडिसोसिएटेड फॉर्म में है, यानी कि ऐसी पोजीशन में है कि इसको आसानी से तोड़ फोड़ दिया जा सके, जैसे कि इसकी एसिडिक फॉर्म है, तो ये वाटर में पुअरली सोलुबल होते हैं, स्टेबल फॉर्म में फिर भी नहीं होते। दस, ये एक्चुअल वाटर सोलबिलिटी, पानी में इसका हल होना, पार्टिकुलरली ऑफ द लॉन्गर चेन एसिड्स, ख़ास तौर पे वो एसिड्स जिनकी चेन लंबी हो, इज़ ऑफन वेरी डिफ़िकल्ट टू डिटर्मिन सिंस इट्स मार्कडली इन्फ्लुएंस्ड बाय द पीएच। इनके ऊपर पीएच का, टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा अमल दखल होता है। हम अपनी पिछली स्लाइड्स में, पिछले लेक्चर्स में देख चुके हैं कि टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो इन पे क्या असरात मुरतब हो सकते हैं, पीएच बढ़ाएंगे तो इन पे क्या असरात मुरतब होंगे। इसी तरह पीएच को एक नॉर्मल लेवल से कम करते जाएंगे तो भी इनकी फ़िज़िकल करैक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ में भी डिफरेंस आता है। और इसी तरह टेम्परेचर की जब वेरिएशन आती है तो इनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंस आता है। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स की अगर हम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ देखें तो हमने ये देखा कि सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं, दीज आर द मॉलिक्यूल्स दैट फिट क्लोजली, ये आपस में टाइटली कनेक्टेड है। टाइटली कनेक्टेड इसलिए है कि इनमें सैचुरेशन या इनकी जो बॉन्डिंग है वो आपस में स्ट्रॉन्ग है। डिस्पर्शन फोर्सेस का दूसरा नाम है अट्रैक्शन। तो इनके कार्बन एटम्स, इनके जो मॉलिक्यूल्स और इनके जो एटम्स हैं उनकी आपस में स्ट्रेंथ जो है वो बहुत मजबूत है, क्योंकि ये सैचुरेटेड फैटी एसिड्स है, ये लॉक्ड है, इसमें किसी किस्म के एडिशन या इसमें डिलीशन की गुंजाइश नहीं होती। इनकी जो डिस्पर्शन फोर्स है, इनकी जो आपस में एक दूसरे के साथ अट्रैक्शन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, और इसी स्ट्रॉन्ग होने की निस्बत से ये स्टेबल यानी मजबूत कहलाते हैं। हमने एग्जांपल्स में देखा कि ये एक रेगुलर फॉर्म में है, ये एक पार्टिकुलर फॉर्म में है, आपको इसमें किसी किस्म की कोई एम्बिग्विटी या डिफॉर्मिटी या शक्ल की ख़राबी देखनी क्लियर नहीं है। ये इसको आप लॉन्ग चेन कह सकते हैं जो कि एक ख़ास एक मखसूस शक्ल पर मुश्तमिल है। इनके मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होते हैं। ये आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन भी बनता है, ये आपका MCQs भी बनते हैं कि सैचुरेटेड फैटी एसिड्स के मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा क्यों होते हैं। तो इसका सादा सा जवाब ये है कि चूँकि ये लॉक्ड होते हैं, इसमें कोई एडिशन नहीं होगा, कोई डिलीशन नहीं होगा, ये आपस में मजबूती के साथ कार्बन और हाइड्रोजन और अपने कंपोनेंट्स के साथ किसी दूसरे बॉन्ड की गुंजाइश नहीं है, इसमें डबल बॉन्ड की गुंजाइश नहीं है। लिहाजा इनकी स्ट्रेंथ की वजह से इनको अगर मेल्ट करना पड़े, इनको अगर पिघलाना पड़े तो हमें टेम्परेचर बहुत ज़्यादा चाहिए होगा, जो कि इनके दरमियान की जो बॉन्डिंग है उन्हें ब्रेक डाउन कर सके। ठीक है, अब हम देखें अगर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स है, आपने इनकी शक्ल में देखा कि एक इवन फॉर्म नहीं है, ये एक नॉर्मल शक्ल नहीं कहलाएगी। ठीक है, कोई बॉन्ड कहाँ पे है, कोई बॉन्ड कहाँ पे है, इनको डिसोसिएट करना यानी इनको तोड़ फोड़ देना नहायत ही आसान होगा। नॉन लीनियर, लीनियर एक लाइन में, नॉन लीनियर जो कि एक लाइन में नहीं है, वो कभी ऊपर पोजीशन पे जा रहे हैं कभी नीचे, इसको हम कहेंगे अनइवन पोजीशन। दे डोंट अलाउ मॉलिक्यूल्स टू पैक क्लोजली, ये सैचुरेटेड की तरह आपस में स्ट्रॉन्गली पैक नहीं है। इनकी जो आपस में अट्रैक्टिव फोर्सेस है, इनकी जो डिस्पर्शन फोर्सेस है वो आपस में इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। लिहाजा इसी वजह से इनका जब टेम्परेचर, इसको किसी ज़्यादा टेम्परेचर पर रखा जाए या थोड़ा सा भी टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो ये बड़ी आसानी से लिक्विड फॉर्म में हो जाते हैं, क्योंकि जब इनकी बॉन्डिंग टूट जाती है तो ये लिक्विड फॉर्म में आ जाते हैं, अपनी फ़िज़िकल पोजीशन, अपनी फ़िज़िकल फॉर्म को बड़ी आसानी के साथ चेंज कर लेते हैं।
तो अब हमने मेन कॉन्सेप्ट अपना देख लिया। हमने हमारा आज का मेन जो टॉपिक था वो था फैटी एसिड्स की डेफिनेशन को देखना और उसकी क्लासिफिकेशन को देखना। अब कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन है जो कि हम देख लेते हैं, और आखिर में आप लोगों के लिए एक प्रैक्टिकल असाइनमेंट जो मेरा प्रोग्राम था आप लोगों को देने का, लेकिन आपकी आसानी के लिए मैंने एक पिक्चर बनाई है वो शेयर की है। जनरली अब हम इन चीज़ों को देख लेते हैं कि ये सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स कहाँ कहाँ पाए जा सकते हैं। ओवर हाफ ऑफ द फैटी एसिड रेजिड्यूज ऑफ प्लांट एंड एनिमल लिपिड आर अनसैचुरेटेड एंड ऑफन आर पॉली अनसैचुरेटेड। मोनोमीन किसी एक न एक जगह पे डबल बॉन्ड मौजूद होगा। पॉलीमीन काफ़ी ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें काफ़ी सारी जगहों पे डबल बॉन्ड मौजूद होगा। तो ये ऐसे फैटी एसिड्स आमतौर पे प्लांट्स में, एनिमल्स में ज़्यादातर पाए जाते हैं और पॉली अनसैचुरेटेड फॉर्म में होते हैं। और जो बैक्टीरियल फैटी एसिड रेजिड्यूज होंगे, रेजिड्यूज भी कहते हैं बकाया, रिमेनिंग, ऐसी चीज़ जो आपके रूटीन इस्तेमाल में ना हो, एक साइड पे पड़ी रह गई हो। तो ऐसे फैटी एसिड जो बैक्टीरिया से आए और फालतू है, फालतू कह लें या बेकार कह लें या उनको रिजर्व कह लें, जो फौरी इस्तेमाल में नहीं होते, लेकिन वो बहुत कम पॉली अनसैचुरेटेड फॉर्म में होंगे, मगर आम तौर पे वो ब्रास्ट होते हैं, हाइड्रोक्सी ग्रुप में होते हैं जिसमें OH ग्रुप अटैच होता है, या फिर वो साइक्लोप्रोपेन यानी एक साइक्लिक फॉर्म में मौजूद होंगे, एक रिंग फॉर्म में मौजूद होंगे। अब हम हाई प्लांट्स और एनिमल्स का अगर जिक्र करें तो वहाँ पे जो डोमिनेंट फैटी एसिड रेजिड्यूज जो है उनमें कार्बन के नंबर देखें वो वेरी करता है। डोमिनेंट यानी कि ज़्यादातर जो पाए जाते हैं वो C16 to 618 होते हैं, जैसा कि पामेटिक, ओलिक, लिनोलिक एंड स्टीरिक एसिड्स होते हैं। फैटी एसिड्स विद लेस देन 14 कार्बन्स एंड मोर देन 20 कार्बन एटम्स आर अनकॉमन। हमारे पास कोई ऐसे स्ट्रक्चर्स कॉमनली नहीं पाए जाते जो 14 से 20 के दरमियान फॉल करते हों, जिनमें 14 से 20 कार्बन एटम्स मौजूद होते हों। फैटी एसिड्स के यूजेस हम लोग जानते हैं, लेकिन एक दफ़ा इसको फिर भी रिव्यू कर लेते हैं कि इनका ज़्यादातर इस्तेमाल फार्मास्यूटिकल्स में होता है, इमल्शंस बनती हैं, इससे क्रीमें बनती हैं, और ड्रग व्हीकल के तौर पे, यानी इनकी फार्मूलेशन में अगर हम इनको लाइपोसोम्स, जैसे मैंने जिक्र किया था कि एक ड्रग की वो किस्म है कि लाइपोसोम में आप ड्रग को, एक्टिव इंग्रेडिएंट को पैक कर दें और उसको लाइपोसोम में एक छोटे से कैप्सूल की सूरत में आप बॉडी में इंजेस्ट करा दें। तो इसकी खूबी ये होती है कि जिस जगह मेडिसिन की ज़रूरत होती है, लाइपोसोम उसको बगैर किसी नुकसान के अपने टारगेट पर ले जाकर ओपन कर देते हैं। तो बाकी जिस्म में उसके इफ़ेक्ट आने के बजाय जो उसका टारगेटेड एरिया होता है, ये ज़्यादातर वहाँ पर अपना फोकस करते हैं। फैटी एसिड्स आर वाइडली यूज्ड एज इनएक्टिव इंग्रेडिएंट। इनएक्टिव मीन इनको जो सिर्फ काम बताया जाए सिर्फ ये वो करते हैं, गैर ज़रूरी तौर पर कोई अपना काम सर अंजाम नहीं देते। ड्रग प्रिपरेशन में इस्तेमाल होते हैं, कैरियर्स के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, एंड फॉर एक्टिव सब्सटेंसेस ग्रोइंग रैपिडली। इंडस्ट्री में इसकी इम्पोर्टेंस वक्त के साथ साथ बढ़ती जा रही है। बच्चों, एक लास्ट स्लाइड है जो मैंने आप लोगों के लिए प्रिपेयर की। इसमें पिक्चर शायद कुछ क्लियर ना हो, लेकिन ये एक मशहूर ऑयल कंपनी का एक ब्रांड है, ठीक है। हम इसकी कंपोजिशन देखते हैं तो हमें मालूम होगा कि जो लोग शिकार होते हैं हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल्स के, उनको रिकमेंडेशन क्या होती है कि आपने लिपिड्स के लेवल, आपने फैटी एसिड्स के लेवल इस हद तक रखने हैं जो कि हमें अलाउ किए हुए हैं। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की जो कंपनियां हैं, अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशंस हैं, जैसे कि इंटरनेशनल डायबिटिक फेडरेशन UK, उनकी रिकमेंडेशंस हैं कि जब आप खुराक लेंगे तो उसमें कार्बोहाइड्रेट्स के लेवल क्या होने चाहिए, उसमें लिपिड्स कितना होना चाहिए, कैलोरीज कितनी होनी चाहिए। तो रिसेंटली कुछ सालों में एक अच्छी एडवांसमेंट ये आई है कि पैकिंग्स में अब जो लैब्स में ऑयल की, घी की जो प्रिपरेशन होती है उसमें उसकी फार्मूलेशन मेंशन होती है, उसमें फॉलो किया जाता है किसी न किसी एक अच्छे इदारे की रिकमेंडेशन को, ताकि एक आम शख्स जो इनको यूज़ करने वाला हो उसे मालूम हो कि क्या कहीं मैं सुबह नाश्ते में भी, दोपहर में भी और रात में कहीं मुस्तकिल फैटी एसिड्स वाले ऑयल या घी या हाई लिपिड्स वाले ऑयल या घी वाले वो तो इस्तेमाल नहीं कर रहा। हमारे इल्म में होना चाहिए कि जो चीज़ हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें लिपिड्स कितने हैं, कार्बोहाइड्रेट्स कितने हैं। अब इसकी कंपोजिशन में आपको मुमकिन है कि आगे जो दिया गया डिजिट वो क्लियर ना हो, लेकिन एक कंपोजिशन क्लियर होगी कि न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन एक ऑयल में
कितनी होनी चाहिए एक स्टैंडर्ड के तहत। कैलोरीज कंपोजिशन में देखें, आपको फैट्स नज़र आ रहा होगा कि फैट्स कितने रिक्वायर्ड होते हैं, यानी कि जब आप इस तरह के ऑयल या घी को एक कुकिंग के तौर पे इस्तेमाल करेंगे तो पर 100 ग्राम 100 ग्राम अगर आप यूज़ कर रहे हैं इसको कुकिंग में या अपने खाने पकाने के पर्पज़ में, तो पर 100 ग्राम आपको मिलेगी कैलोरीज 900 किलो कैलोरीज। और इसकी कंपोजिशन में देखें तो फैट्स मौजूद है, सैचुरेटेड फैट्स मौजूद है, मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स मौजूद है, पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स, ओमेगा 3, ओमेगा 6, कोलेस्ट्रॉल कितना, ज़ीरो कोलेस्ट्रॉल, इसमें ज़ीरो कोलेस्ट्रॉल है, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स ज़ीरो कार्बोहाइड्रेट्स है, इसमें प्रोटीन ज़ीरो है, इसमें सोडियम के लेवल ज़ीरो है। अब इस तरह की कंपोजिशन देखते हुए ये महसूस होता है कि इसको ऐसा शख्स जो कि ग़िज़ाई एतबार से अपने आप को बहुत परहेज़ी साइड पर रखता है, एहतियात करता है खाने पीने में, ताकि उसका दिल, उसकी शरियानें, उसकी आर्टरीज़, उसकी वेन्स, उसमें कहीं कोलेस्ट्रॉल के डिपॉजिट्स ना होने शुरू हो जाए, तो ये इस तरह का फार्मूला उसको मुमकिन है सूट कर जाए। लेकिन ये डिपेंड करता है कि उसका जो क्लिनिशियन है, उसका जो डॉक्टर है, वो उसको किस तरह की डाइट ख़ास तौर पर रिकमेंड करता है। ये एक जनरल फार्मूला, एक जनरल कंपोजिशन मैंने आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए कलेक्ट की है। बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर इंटरेस्टिंग होगा, आपको समझ आया होगा। आप लोग इसको अच्छे तरीके से स्टडी कीजिए, इसको बार बार देखिए, इसके नोट्स आप बनाइए। जब हम मिलेंगे इंशाल्लाह बहुत सारी और भी बातें क्लियर होंगी। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़ बच्चों।